हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज 6th चैप्टर जो है पोएट्स एंड पेनकेक्स, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और इस स्टोरी को लिखा है अशोक मित्रन ने। तो बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर है जेमिनी स्टूडियो के ऊपर है। जेमिनी स्टूडियो मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, जो एक फिल्म स्टूडियो है। यहाँ पर फिल्मों का निर्माण हुआ करता था। तो फिल्मों के निर्माण में कौन कौन से लोग लगे रहते हैं, क्या क्या वहाँ पर होता है, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ पूरे उस स्टूडियो में चलती है, पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिल्म स्टूडियो होता है उसमें बहुत सारा मेकअप मटेरियल चाहिए लोगों को, कलाकार को पेंट करने के लिए, उनको उनका मेकअप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेनकेक नाम का जो मेकअप मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा यूज होता था। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर एक ऑफिस बॉय भी हुआ करता था, जो जो सामान्य जो कलाकार होते हैं, जैसे कि भीड़ भीड़ के लिए जो कलाकार चाहिए उनको पेंट करने के लिए, उनका मेकअप करने के लिए ऑफिस बॉय को रखा हुआ था इस स्टूडियो में। साथ ही साथ में यहाँ पर एक पूरा पोएट्स और राइटर्स का एक ग्रुप हुआ करता था, जो कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखते थे वो, और सॉन्ग्स लिखते थे, ताकि फिल्म निर्माण में उनका यूज़ किया जा सके। साथ में यहाँ पर एक लायर, एक वकील भी हुआ करता था, जो बहुत सारे केसेस को, इससे जुड़े हुए केस, जो फिल्म निर्माण से संबंधित जो केस होते हैं उनको वो देखता था। तो यहाँ इस जेमिनी फिल्म स्टूडियो के जो संस्थापक थे उनका नाम है मिस्टर एस वासन। और उनके बाद इस स्टूडियो में जो दूसरे नंबर की जो पोजीशन पर जो व्यक्ति था उसका नाम है कोठा मंगलम सुब्बू। वो नंबर 2 का व्यक्ति था, यानी कि वो फिल्म निर्माण में हर प्रकार से सहयोग करता था। कौन सा दृश्य कैसे शूट करना है, ये सारी बातें वही देखा करता था। और कभी कभी तो फिल्म में कोई सा किरदार भी निभाया करता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं अशोक मित्रन, वो इस स्टूडियो में उनका जो काम था वो क्या था, पेपर कटिंग करना और उसको फाइल में लगाना। कौन कौन सी न्यूज़ अखबार में रोज़ आई है उनको कट करना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, और उनको फाइल में लगाना। फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े लोग, विदेश के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, राइटर्स हैं, वो भी इसी स्टूडियो में आकर के रुका करते थे और यहाँ पर वो अपना जो भी है कार्यक्रम किया करते थे। और यहाँ के जो जितने भी स्टूडियोज़ के लोग हैं, जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग, उन सब की गांधी जी में बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते थे, हालांकि उन्हें कम्युनिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपको इस चैप्टर से संबंधित बता दी है। आइए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। वाई इज पेनकेक रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज़, कि जो पेनकेक शब्द है ये जेमिनी स्टूडियो से संबंधित क्यों है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जेमिनी स्टूडियो में जिस मेकअप मटेरियल ब्रांड का यूज़ किया जाता था उसका नाम है पेनकेक। तो देखते जरा आंसर इसका। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। यानी कि जो मेकअप मटेरियल का जो ब्रांड नेम था वही पेनकेक था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेनकेक जो शब्द है वो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। ट्रक लोड्स ऑफ इट वर ब्राट टू द जेमिनी स्टूडियोज इन मद्रास, यानी कि ट्रकों में भरकर इसी मेकअप मटेरियल को जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि व्हाट डज पेनकेक रेफर टू। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि भाई पेनकेक का क्या मतलब है। तो देखिए हमारे चैप्टर के अनुसार पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ट्रक लोड्स ऑफ इट वर ब्राट टू द जेमिनी स्टूडियोज इन मद्रास। ये दो बातें तो मैंने ऊपर के आंसर वाली लिखी है कि भाई जो मेकअप मटेरियल जो था उसका ब्रांड नेम क्या था, पेनकेक था। और इसी ब्रांड नेम की बहुत सारी मेकअप मटेरियल जेमिनी स्टूडियो में लाई जाती थी ट्रकों में भर करके। सच ए फेवरेट ब्रांड वाज यूज्ड बाय द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इतने फेमस ब्रांड को ही पूरे विश्व में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो इसको यूज़ करते थे। यानी कि जैसे आप अभी भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं और एक्टर उसमें कहते हैं कि भाई हम इसी ब्रांड को हम यूज़ करते हैं। तो उस ज़माने में पेनकेक बहुत ही खास ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का। अगला प्रश्न देखते हैं, वाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज। मैंने आपको बताया था कि जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी था, उसका काम था भीड़ के लिए जो कलाकार है उनका मेकअप करना। तो देखते हैं जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
द ऑफिस बॉय यूज्ड टू अप्लाई मेकअप ऑन द एक्टर्स हु वर पार्ट ऑफ द क्राउड इन ए फिल्म। कि जो ऑफिस बॉय था उसका काम ये था कि वो मेकअप करेगा। किनका मेकअप करेगा? उन एक्टर्स का जो भीड़ का हिस्सा है। हु वर पार्ट ऑफ द क्राउड इन ए फिल्म। किसी फिल्म में अगर मान लो कोई सा भीड़ का दृश्य है तो भीड़ के दृश्य के लिए जो लोग हैं उनका मेकअप कौन करेगा? ऑफिस बॉय करेगा। He would mix paint in a large vessel and apply rather literally slap them on their faces. He was a poet too. कि वो क्या करता, जब इतने सारे लोगों को उसका मतलब इतने सारे लोगों को का मेकअप उसको करना है तो वो उनको बड़े बड़े पात्र में वो पेंट घोलता और इस पूरी भीड़ के फेस पर वो उसको चिपका देता। मतलब एक हिसाब से वो सबको चाटे ही मारता। स्लेप का मतलब यहाँ पर यही है कि वो सभी के मुंह को की पुताई कर देता। ही वाज ए पोएट टू। इन सब के बावजूद भी वो जो ऑफिस बॉय था वो भी पोएट था। ठीक है, तो उसका मुख्य काम यही था कि उसको भीड़ का मेकअप करना है। हु वाज सुब्बूस प्रिंसिपल, यानी कि कोठा मंगलम सुब्बू जो है उनके प्रिंसिपल कौन है, मतलब उनसे बड़े कौन हैं? तो देखिए, मिस्टर एस एस वासन द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज सुब्बूस प्रिंसिपल। यानी कि जो मिस्टर एस एस वासन है जिन्होंने ही इस जेमिनी फिल्म स्टूडियो की स्थापना करी है वही उसके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, उनके मास्टर हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज। कि वो कौन अंग्रेज था जो इस जेमिनी फिल्म स्टूडियो में आया था? तो देखिए, दो आंसर है, आप कोई सा भी इसमें कर सकते हैं। द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियोज वाज स्टीफन स्पेंडर। यानी कि जो अंग्रेज उस जेमिनी फिल्म स्टूडियो में आया था उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। He was the editor of the Encounter, a British periodical, and a famous English poet, essayist and novelist of the 20th century. यानी कि ये जो स्टीवन स्पेंडर थे ये एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है द इनकाउंटर। ये एक ब्रिटिश पत्रिका है और ये एक बहुत ही फेमस पोएट हैं और ये एक निबंधकार भी हैं और उपन्यासकार भी है 20वीं शताब्दी के। ठीक है, उसी का छोटा जो आंसर हमने लिखा है वो नीचे लिखा हुआ है। देखिए, अगला प्रश्न है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। कि जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? आप सभी को याद है वो क्या है? मिस्टर एस एस वासन थे। ठीक है, तो ये आंसर तो कोई समझने की जरूरत है नहीं आपको। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज मिस्टर एस एस वासन। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वाज द मेकअप ऑफ द क्राउड डन। कि भीड़ का मेकअप कैसे होता था? और अब ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि कौन करता था भीड़ का मेकअप? ऑफिस बॉय। तो देखते हैं इसी बात को फिर से। ये देखिए जरा, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। यानी कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था, जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट भी था जहाँ पर मेकअप होता था। तो उस डिपार्टमेंट में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वो कौन था? ऑफिस बॉय। सबसे प्रमुख तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था। ही हैड ए वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी। उसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ही वाज टू डू द मेकअप ऑफ द क्राउड ऑन द क्राउड शूटिंग डे। कि उसको भीड़ की शूटिंग के दिन भीड़ का मेकअप करना होता था। फॉर द क्राउड शूटिंग he would mix his paints in a huge vessel and slap it on the crowd players to close every pore on his face. कि भीड़ की शूटिंग वाले दिन उसको बड़े से पात्र में बहुत सारा पेंट लेना होता था और सारे जितने भी भीड़ के जो पात्र हैं, जो कलाकार हैं, उनके गाल पर उसको चिपकाना होता था, मेकअप करना होता था ताकि गाल पर, फेस पर जो भी छोटे मोटे गड्ढे हैं वो भर जाएं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु वाज सुब्बू। सुब्बू कौन था? तो मैंने आपको बताया कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की जो पोजीशन पर थे उनका नाम था कोठा मंगलम सुब्बू। तो उनमें बड़े खासियत थी कि अगर उनसे उनके बॉस पूछते कि यार ये सीन हमें कैसे शूट करना है तो वो तुरंत ही उसका कुछ न कुछ हल बता देते थे। तो बड़े काम के व्यक्ति थे। तो देखिए जरा, कोठा मंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज। यानी कि सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर थे।
ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बड़े ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, यानी कि उन्हें एक से अधिक काम आते हैं। He could provide solutions to problem, could remain cheerful all the time and was an actor, a poet and a novelist. वो समस्याओं के तुरंत ही हल बता दिया करते थे और हमेशा खुश रहते थे हर समय। साथ में वो एक एक्टर भी थे, पोएट भी थे और उपन्यासकार भी थे, सारे गुण थे उनमें। अगला प्रश्न है, वेयर वाज जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड, कि भाई जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर स्थित था। तो देखिए जरा, ये मद्रास में आप देख सकते हैं, द जेमिनी स्टूडियोज वाज लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई मतलब मद्रास। वाज सेटअप इन 1940, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट डिड द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो कंप्राइज ऑफ, यानी कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टोरी डिपार्टमेंट है, जैसे मेकअप डिपार्टमेंट था, अब स्टोरी डिपार्टमेंट, तो इस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग थे। तो देखिए जरा, द स्टोरी डिपार्टमेंट वाज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी पोएट्स एंड राइटर्स एंड आल्सो ए लायर विद देम, कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें बहुत सारे कवि और लेखक थे, साथ में एक वकील भी था। बट लेटर इट वाज क्लोज्ड, लेकिन कुछ दिनों बाद इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द जनरल ड्रेस इन डेट जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि जो जेमिनी स्टूडियोज के लोग हैं उनकी सामान्य वेशभूषा क्या हुआ करती थी। तो सभी खादी के कपड़ों में ही रहते थे, मतलब गांधी जी को मानते थे ना वो, इसलिए। तो देखिए जरा, मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड वोर खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट, यानी कि अधिकतर जो लोग होते थे जेमिनी स्टूडियोज के, वो सभी गांधी जी को मानते थे, इसलिए खादी की जो धोती और साथ में खादी की शर्ट ही वो जो थोड़ी सी जिस पर धुंधली है, ठीक है, और थोड़ी ढीली ओवरसाइज्ड है, वो उसको पहना करते थे, ठीक है। यानी कि खादी की धोती है और खादी की ही शर्ट है, ठीक है। शर्ट सफ़ेद रंग की है। आगे बढ़ते हैं, हु वाज द पोएट डेट विजिटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, ये फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि भाई वो कौन सा कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज आया था। तो आप सभी को पता है उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। आपके किताब की जो दूसरी जो पोएम है जो डिलीट हो गई इस साल, उसके कवि स्टीफन स्पेंडर ही है ना, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। अगला है, व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट डेट सुबु पजेस्ड, यानी कि जो कोठा मंगलम सुबु है उसमें जो खास टैलेंट था वो कौन सा था। तो सुबु हैड पोएटिक टैलेंट, यानी कि जो कोठा मंगलम सुबु थे वो एक कवि वाला टैलेंट भी रखा करते थे। ही यूज्ड टू कंपोज गुड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, वो अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे गीत लिखा करते थे। आगे देखते हैं, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशंस, कि जो जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे वो किसी खास पार्टी से संबंध रखते थे क्या। तो देखते जरा इसको। तो देखिए जरा, मोस्ट पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, यानी कि अधिकतर लोग जो जेमिनी स्टूडियोज के थे वो किसके फॉलोअर थे, किसको मानने वाले थे, गांधी जी को। दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, लेकिन वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं था। हाउएवर देयर वर स्ट्रॉन्ग अपोजर्स ऑफ कम्युनिज्म, हालांकि वो लोग कम्युनिज्म के बड़े खिलाफ थे, किसी पार्टी में तो वो नहीं थे लेकिन कम्युनिज्म के बड़े खिलाफ थे। तो देखिए ये 15वां प्रश्न है हमारा, व्हाट डज द गॉड डेट फेल्ड रेफर टू, यानी कि ये जो शब्द आया है, वाक्यांश आया है द गॉड डेट फेल्ड, इसका क्या मतलब है। तो ये किताब का नाम है जो किसी राइटर ने इसको लिखा है, और इस किताब में कम्युनिज्म के बारे में जो 6 खास पर्सनालिटी है, खास व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके विचार लिखे हुए। जरा देखते हैं इसको हम। द गॉड डेट फेल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ 6 एसेज बाय 6 डिफरेंट राइटर्स, यानी कि ये जो पुस्तक है द गॉड डेट फेल्ड, ये एक कलेक्शन है 6 निबंध का जो 6 राइटर्स ने लिखा है, बस उसको जोड़ करके इस किताब को बना दिया गया है। दे ऑल डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न,
उन 6 के 6 जो राइटर्स है उन्होंने अपनी यात्रा लिखी है कि भाई वो कैसे कम्युनिज्म में आए और कैसे फिर कम्युनिज्म से उनका मोह भंग हो गया। यानी कि पहले कम्युनिज्म उन्हें अच्छा लगा, साम्यवाद, लेकिन फिर उनको लगा कि साम्यवाद तो ठीक नहीं है। तो ये पूरी बातें इस किताब में लिखी हुई है। किताब का नाम है द गॉड डेट फेल्ड। और कितने राइटर्स हैं इस निबंध को लिखने वाले? 6। किताब एक ही व्यक्ति ने लिखी है, लेकिन उन 6 की बातों का संकलन उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने किया है। और किताब का नाम दे दिया द गॉड डेट फेल्ड। देखिए अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, 3 अंक में आपसे पूछ सकते हैं कि सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। कि सुबु, कोठामंगलम सुबु जो है उनको एक बहुत जीनियस व्यक्ति बताया गया है, अनेक कार्यों में वो जीनियस है। तो कोई से 4 उनकी एबिलिटीज़ हमें बतानी है। तो देखिए ज़रा, पहली बात तो सुबु नंबर 2 पर है जेमिनी स्टूडियो में, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी है। देखिए क्या है? एन एबिलिटी टू लुक चीयरफुल इन एनी टाइम एनी सिचुएशन। वो किसी भी स्थिति में खुश रहते थे। ए क्रिएटिव माइंड सेट टू सजेस्ट सॉल्यूशंस रिलेंटलेसली। वो लगातार समस्याओं के लिए हल प्रदान किया करते, बड़े क्रिएटिव माइंड सेट था उनका। साथ में वो एक पोएट थे, अच्छे राइटर थे, अच्छे उच्च स्तर के राइटर थे वो, है ना, एज वेल एज ए गुड एक्टर, और एक बहुत बढ़िया एक्टर भी थे। साथ में एक और क्वालिटी है उनकी, ए जेनरस एंड ए चैरिटेबल पर्सन, मतलब बड़े ही नेक दिल और चैरिटेबल पर्सन। चैरिटेबल मतलब जो दान करता है, जो मतलब पैसे का इतना मोह नहीं रखता, लोगों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति। तो 4 क्वालिटी हो गई। हमेशा खुश रहते थे, अच्छा माइंड सेट था, क्रिएटिव माइंड था, पोएट राइटर थे, और साथ में बड़े अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। फिर एक प्रश्न फिर से रिपीट हो गया कि भाई सुबु के प्रिंसिपल कौन थे? तो मिस्टर एस वासन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर ही लिया है। फिर 18वां प्रश्न है, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। कि ऑफिस बॉय जो था, जिसका काम भीड़ का मेकअप करना था, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट क्यों रहता था और वो अपना गुस्से का कारण किसको मानता है? मतलब इतना जो क्रोध में रहता है वो इसका कारण किसको मानता था? तो देखिए जरा, द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज डिस्पाइट गेटिंग ए गुड ओपनिंग ही रिमेन्ड ओनली एन ऑफिस बॉय। कि ऑफिस बॉय बड़ा ही निराश रहा करता था। कारण उसका यह था कि एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी वो उस स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय रह गया। अच्छी शुरुआत का मतलब क्या है? यानी कि जब आया होगा तो एक्टर बनने आया होगा, लेकिन एक्टर तो बन नहीं पाया, ऑफिस बॉय बन के रह गया। जबकि शुरुआत अच्छी हुई थी, उसको शुरू में ही रोल मिला था, लेकिन फिर वो क्या बन गया? ऑफिस बॉय बन गया। He had a good formal education and would write poetry also। ये हेड डबल रिपीट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कि उसके पास एक अच्छी शिक्षा थी, वो एक अच्छी शिक्षा रखता था, मतलब वो पढ़ाई लिखाई उसने की थी, और वो कविताएं भी लिखता था। बट हिज ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना महान गुण, इतना अच्छा गुण, जो साहित्यिक टैलेंट उसके पास है, वो सब वेस्ट ही हो गया। क्यों? क्योंकि कोठामंगलम सुबु उससे बेहतर है। ही सोड हिज एंगर ऑन कोठामंगलम सुबु द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। यानी कि अपनी इस स्थिति का कारण किसको मानता है? वो कोठामंगलम सुबु को मानता है कि अगर ये सुबु नहीं आता तो उसकी पोजीशन इस स्टूडियो में उसकी जगह पर होती, कोठामंगलम सुबु की जगह पर। तो ये एक और 2 प्रश्न और शायद देख लेते हैं इनको जरा। वाई वाज कोठामंगलम सुबु कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। यानी कि कोठामंगलम सुबु को जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर क्यों माना जाता था? देखते जरा। कोठामंगलम सुबु वाज चीयरफुल पर्सन, बड़े ही खुश मिजाज व्यक्ति थे। हु वाज वेरी लॉयल इन नेचर, बड़े ही वफादार व्यक्ति थे, मतलब हमेशा अपने बॉस के लिए तैयार रहते थे। He used to help the boss whenever the boss was in a fix or need some help। जब भी बॉस को जरूरत होती या वो किसी समस्या में होते, तुरंत ही मदद करने के लिए कौन आता? कोठामंगलम सुबु आता। He was thus very close to the boss, इसलिए बॉस के बड़े नजदीक था। Considering this, इसी बात को मानकर हम कह सकते हैं, he was considered, हम इस बात को मान सकते हैं कि भाई जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर वही था। ठीक है, भला ऐसा कोई उसकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन लोग यही मानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है? कोठामंगलम सुबु। वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। यानी कि वो जो वहाँ पर जो वकील था, लॉयर था,
उसको हमेशा दूसरों के खिलाफ क्यों माना जाता है, यानी कि जितने भी लोग काम करते थे स्टूडियोज़ में उसके खिलाफ, उन सबके खिलाफ क्यों माना जाता था उस वकील को। हालांकि वो वकील था लेकिन काम उसके उल्टे हो रहे हैं। तो देखिए ज़रा, द लायर वाज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। वकील कौन से डिपार्टमेंट में था? स्टोरी डिपार्टमेंट में था। ही वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और उसको वास्तव में क्या, उसकी जो पोजीशन थी स्टूडियो में क्या थी? लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। हाउएवर हिज एक्शंस डिड नोबडी एनी गुड, लेकिन उसके कार्य से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ। ही हैड अनविलिंगली ब्रॉट टू एन एंड द करियर ऑफ ए प्रोमिसिंग यंग एक्ट्रेस। उसकी वजह से, उसके ना चाहते हुए भी उसकी वजह से एक अच्छी एक्ट्रेस का करियर खत्म हो गया था। Hence he was referred to as the opposite by others, इसलिए उसको सभी लोग यही मानते थे कि ये हमारे लिए विरोध में ही है, मतलब ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है, भले वो लीगल एडवाइजर था। तो देखिए ये 20 प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, भले ही आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप सीजी बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक्स चलती है फ्लेमिंगो, आपके लिए ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।